दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इनिशियल लर्निंग में। दोस्तों ये हमारी वर्ल्ड ज्योग्राफी की दूसरी क्लास है जिसमें हम डिस्कस करेंगे इक्लिप्स के बारे में, सुपर मून के बारे में, ब्लड मून के बारे में, इक्विनॉक्स एंड सोलस्टिस के बारे में। दोस्तों पिछले लेक्चर में हमने आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रहों के बारे में जानकारी हासिल की थी। आज हम अन्य जानकारियाँ आपके साथ साझा करेंगे। देखिए हमारा सूर्य है वो एक स्टार है और हम नॉर्मल ज़िंदगी में स्टार सुपर स्टार किन्हें कहते हैं, जिनके चारों लोग चक्कर लगाते हैं, उनकी अच्छी खासी फैन फॉलोइंग होती है, हम अक्सर हम उन्हें स्टार कह देते हैं। तो हमारा सूर्य भी है वो भी एक स्टार ही है और ब्रह्मांड में सूर्य की तरह अन्य बहुत सारे स्टार हैं, उनके चारों ओर आकाशीय पिंड चक्कर लगाते हैं। देखिए न्यूटन का लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहता है कि ब्रह्मांड का प्रत्येक पिंड एक दूसरे पिंड को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो ये जो हमारे सूर्य के चारों चीज़ें चक्कर लगा रही हैं, तो सूर्य का ग्रेविटेशन फोर्स भी इन पर कार्य करता है। तो इस हिसाब से तो आप कहेंगे कि ये आकर्षण बल के द्वारा सूर्य में चीज़ें गिर जानी चाहिए। तो हाँ, गिरती भी बहुत सारी चीज़ें गिरती हैं और जो नहीं गिरती हैं उन्हें हम अक्सर कई बार ग्रह कह देते हैं। फिर आप पूछेंगे कि जिस प्रकार से सूर्य ग्रेविटेशन फोर्स लगाता है चीज़ों पर और चीज़ें उसमें अंदर आकर्षित होती हैं, बहुत सारी चीज़ें गिर जाती हैं, जो नहीं गिरती उनको ग्रह कहते हैं। तो इस प्रकार से क्या ग्रहों का भी ग्रेविटेशन फोर्स होता है? क्या ग्रहों में भी चीज़ें गिरती हैं? जी हाँ, बिल्कुल सही बात। ग्रहों का भी अपना ग्रेविटेशन फोर्स होता है। जैसे आपने कई बार देखा है पृथ्वी पर उल्का पिंड गिरते हुए क्रेटर लेक का निर्माण उन्हीं उल्का पिंडों की वजह से होता है। तो इस प्रकार से पृथ्वी पर या अन्य ग्रहों का भी अपना ग्रेविटेशन फोर्स होता है। फिर आप पूछेंगे कि जो ग्रहों का के ग्रेविटेशन से जो बच जाए, यानी कि जो ना गिरे, जिस प्रकार सूर्य में जो ना गिरे उनको हम ग्रह कह दिया, और जो तो ग्रहों के चारों ओर जो हैं और उसमें आकर्षण बल के नहीं गिर रहे हैं उन्हें हम क्या कहेंगे? तो वो ग्रहों से उनका नाम छीन लेते हैं और वे उपग्रह कहलाते हैं। फिर हम देखेंगे कि जो सूर्य के चारों ओर चीज़ें चक्कर लगा रही, क्या हम सभी को ग्रह कह सकते हैं? तो ये बिल्कुल नहीं कह सकते हैं। इसके लिए इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने ग्रहों के डिफिनीशंस बताई। उसमें उन्होंने बताया कि ग्रह वे हैं जो, पहली उनकी 3 कंडीशन थी, जिसमें पहली उन्होंने बताया कि ग्रह वे हैं जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो सूर्य के चारों ओर तो ये मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स और एस्टेरॉयड बेल्ट के जितने सारे छोटे मोटे आपको दिख रहे हैं, और जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, मार्स, नेपच्यून, ये सभी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। क्या सभी ग्रह कहला जा सकते हैं? तो इसके लिए भी सभी को हम ग्रह नहीं कहते हैं। तो पहली कंडीशन तो क्या हुई कि जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाए उन्हें ग्रह कह सकते हैं। तो दूसरी कंडीशन हमारी क्या थी? दूसरी कंडीशन यह कहती कि जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाएं तो उनमें से हम ग्रह उन्हें कहेंगे जिनका खुद का प्रभाव इतना ज़्यादा हो कि उनके आसपास कोई अन्य सूर्य का चक्कर ना लगाए। तो ग्रहों की दूसरी कंडीशन में ये एस्टेरॉयड बेल्ट के छोटे मोटे जो पिंड थे और कुपर बेल्ट के जो छोटे मोटे पिंड थे, ये सब फेल हो गए, क्योंकि ये जो है ये भीड़ में रह गए। ये साथ में भीड़ में साथ मिलकर चक्कर लगा रहे हैं, ये आम ही रह गए, ये खास नहीं बन पाए। खास जैसे कि ये सैटर्न, जुपिटर, मार्स, अर्थ, इस तरह से ये नहीं रह पाए, ये भीड़ में चक्कर लगाने वाले रह गए। इसलिए ये ग्रहों की शर्तों को, दूसरी शर्त को फेल मार गए, इसलिए इन्हें ग्रह नहीं कहा जाता है। हमारी तीसरी शर्त जो क्या है कि इन ग्रहों की ग्रेविटी की वजह से इनका जो साइज है वो गोल होना चाहिए। तो इस प्रकार से ये 3 हमारी शर्तें बताई गई कि इन्हें हम ग्रह नहीं कहेंगे। तो पहले हमारे जो सोलर सिस्टम में 9 ग्रह होते थे, जिनमें से ये प्लूटो भी ग्रह हुआ करता था, लेकिन फिर हमने प्लूटो को ग्रहों की लिस्ट से हटा दिया। ग्रहों की लिस्ट हटाने का रीज़न यही था कि जो प्लूटो था वो सूर्य के चारों ओर तो चक्कर लगा रहा था, लेकिन इसमें कई बार ये दूसरे ग्रह का पाथ भी क्रॉस कर जाता था कभी कभी। और साथ में इसके साथ में एक अन्य आप देख रहे हैं छोटा सा एक जो है, इसके साथ में एक अन्य पिंड भी है, वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। इसलिए ये सूर्य खुद कंफ्यूज है कि हम किसे ग्रह कहें। भाई प्लूटो तुमको ग्रह कहें या इसके साथ में जो दूसरा चक्कर लगा रहा है वो भी ग्रह कहें, क्योंकि ये दोनों साथ मिलकर चक्कर लगा रहे हैं। ये तो दूसरी कंडीशन फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि ये इतने खास नहीं बन पाए। खास का मतलब कि इनका ग्रेविटेशन प्रभाव इतना होना चाहिए कि इनके साथ में कोई दूसरा सूर्य के चक्कर ना लगाना चाहिए था। तो इसलिए प्लूटो इस शर्त को फेल मार गया, इसलिए प्लूटो को हमने ग्रहों की लिस्ट से निकाल दिया गया। फिर आप कहेंगे कि जैसे कि प्लूटो के ग्रह की लिस्ट हटा दिया गया, लेकिन यहाँ पे जो चंद्रमा है, चंद्रमा भी तो सूर्य के चारों चक्कर लगा रहा है। तो दोस्तों बिल्कुल चंद्रमा सूर्य के चारों चक्कर लगा रहा है, लेकिन चंद्रमा सूर्य के चारों चक्कर लगा रहा है, लेकिन साथ में ये हमारी पृथ्वी के चक्कर लगा रहा है। तो मेनली ये हमारी पृथ्वी के चक्कर लगा रहा है, और पृथ्वी जैसे जैसे सूर्य का परिक्रमा लगा रही है, तो चंद्रमा भी सूर्य की परिक्रमा लगा रहा है, लेकिन मेनली ये सबसे पहले हमारी पृथ्वी के ही चक्कर लगा रहा है।
नेक्स्ट हम इक्विनॉक्स और सोलेस्टाइस के बारे में बात करेंगे। इक्विनॉक्स यानी विषुव क्या होता है और सोलेस्टाइस यानी अयनांत क्या होता है। देखिए हमने पृथ्वी को इस प्रकार से जब बांटा था तो हमने बताया था कि पृथ्वी के बीच से हमारी इक्वेटर गुजरती है और इसके ऊपर 23.5 डिग्री पर कर्क रेखा और 23.5 डिग्री पर मकर रेखा गुजरती है। ये हमारी कर्क रेखा होती है और 23.5 डिग्री साउथ में ये हमारी मकर रेखा होती है। तो जो हमारी इक्वेटर है यानी कि 0 डिग्री लाइन है, हमारी 0 डिग्री लाइन के जो ऊपर का जो पृथ्वी है उसे हम उत्तरी गोलार्ध कहते हैं और नीचे को हम दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। तो इस प्रकार से जब हमारी पृथ्वी सूर्य के चारों चक्कर लगाती है तो हमारा जब उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध दोनों में दिन और रात जब समान अवधि के होते हैं तो वहाँ पे हम विषुव होता है, यानी कि विषुव की कंडीशन वहाँ पे बनती है। तो विषुव हमारा साल में 2 बार आता है। एक बार हमारा वसंत ऋतु में आता है जिसे वसंत विषुव कहते हैं, एक बार हमारा शरद ऋतु में आता है जिसे हम शरद विषुव कहते हैं। वसंत विषुव हमारा 20 मार्च को कहलाता है और शरद विषुव हमारा 22 सितंबर को कहलाता है। फिर हम देखेंगे हमारा सोलेस्टाइस क्या होता है, अयनांत क्या होता है। देखिए जब हमारा सूर्य कर्क रेखा की तरफ गया हुआ होता है तो हम उसे कहते हैं कि ग्रीष्मकालीन अयनांत, ग्रीष्मकालीन अयनांत कहते हैं। यानी कि चूँकि हमारी पृथ्वी इस तरह से टिल्ट है ना, 23.5 डिग्री पे झुकी हुई है, ये हमारी पृथ्वी जो है वो 23.5 डिग्री पे झुकी हुई है, जिसकी वजह से ये हमारी कर्क रेखा है, ये हमारी विषुवत रेखा है और ये हमारी मकर रेखा है। चूँकि सूर्य इस तरह से सूर्य जब परिक्रमा करता है, अपरेंट मूवमेंट मान सकते हैं। वैसे तो पृथ्वी जो है वो सूर्य की परिक्रमा करती है, लेकिन जब सूर्य परिक्रमा करता है तो वो इस प्रकार से परिक्रमा करता है। जैसे ये हमारी पृथ्वी हो गई, ये हमारा सूर्य हो गया, ये हमारा इक्वेटर हो गया। तो सूर्य पर एक बार कर्क पहले इधर, ये हमारी कर्क रेखा हो गई, ये हमारी मकर रेखा हो गई। सूर्य कर्क रेखा की तरफ पहले जाता है, फिर उसका कर्क रेखा की तरफ से 0 डिग्री वापस आता है, फिर 0 डिग्री वापस आके फिर यहाँ पे मकर रेखा तक जाता है, फिर मकर रेखा से फिर वापस लौट के 0 डिग्री पे आता है। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं जब ये सूर्य यहाँ से यहाँ जा रहा है तो ये एक बार में 2 बार विषुवत रेखा को क्रॉस कर रहा है। ये अपरेंट मूवमेंट मान सकते हैं, क्योंकि जो सूर्य है सूर्य परिक्रमा नहीं करता, लेकिन हम सूर्य को इस प्रकार से देख सकते हैं। परिक्रमा तो हमारी पृथ्वी करती है, लेकिन कंडीशन इसी तरह से बनती है कि एक बार सूर्य कर्क रेखा की तरफ होता है और एक बार सूर्य मकर रेखा पर होता है। तो जब सूर्य कर्क रेखा की तरफ होता है तो वहाँ पे हम अयनांत कहते हैं और ये 21 जून के दिन होता है, जो दिन हमारा सबसे बड़ा होता है। और इसी तरह से जब ये सूर्य मकर रेखा पर गया हुआ होता है तो इसे हम शीतकालीन अयनांत कहते हैं और ये 22 दिसंबर को होता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि अप हेलिन और पेरी हेलिन क्या होता है। देखिए जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है तो जिस वह स्थिति जब पृथ्वी सूर्य के सबसे नज़दीक होती है तो उसे हम पेरी हेलिन कहते हैं, और जब पृथ्वी हमारी सूर्य से सबसे दूर होती है तो उस स्थिति को हम अप हेलिन कहते हैं। अप हेलिन स्थिति जुलाई के शुरुआत में होती है और पेरी हेलिन स्थिति यानी कि पृथ्वी से सूर्य से सबसे नज़दीक जब होती है तो वो जनवरी की स्थिति में होती है। कल से हम सब ने न्यूज़ में चंद्र ग्रहण के समय हमने सुपर मून और ब्लड मून के बारे में काफ़ी सुना, तो देखिए उसे भी जान लेते हैं। ये भी चंद्र ग्रहण से रिलेटेड घटना है। देखिए ये हमारा जब सूर्य होता है, यह जिस प्रकार से हम सूर्य के संदर्भ में देखते हैं कि सूर्य पृथ्वी की परिक्रमा करती है, तो जब हमारी पृथ्वी जो है सूर्य सबसे नज़दीक होती है तो उसे हम पेरी हेलिन स्थिति कहते हैं, और जब हमारी पृथ्वी सूर्य से सबसे दूर स्थिति में होती है तो उसे हम अप हेलिन स्थिति कहते हैं। उसी प्रकार से हमारी पृथ्वी के चारों ओर भी, ये हमारी पृथ्वी हो गई, ये हमारी पृथ्वी हो गई और ये हमारा चंद्रमा हो गया यानी कि मून हो गया। तो मून भी हमारी पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, इस प्रकार से ये चक्कर लगाता है। तो जब ये स्थिति, ये दूरी सबसे कम होती है, जब ये दूरी सबसे कम होती है तो इसे हम पेरिजी स्थिति कहते हैं, पेरिजी कहते हैं। और जब ये स्थिति हमारा ये मून से ये दूरी सबसे ज़्यादा होती है तो इसे हम अपोजी स्थिति कहते हैं। जिस प्रकार से वहाँ हम पेरी हेलिन अप हेलिन कह रहे थे, उसी प्रकार से मून के संदर्भ में जब बात करेंगे तो जब मून हमारा पृथ्वी से सबसे नज़दीक होता है तो उसे हम पेरिजी स्थिति कहते हैं, और जब मून हमारे पृथ्वी से सबसे अधिक दूरी पर होता है तो उसे हम अपोजी स्थिति कहते हैं। तो ये पेरिजी स्थिति में ही हमें सुपर मून दिखाई देता है या सुपर मून उसे हम कहते हैं, क्योंकि पेरिजी स्थिति में ही जो हमारा मून है वो नॉर्मल दिनों के मुकाबले 14% ज़्यादा बड़ा दिखाई देता है और 30% ज़्यादा चमकीला दिखाई पड़ता है, जिस कारण इसे हम मून को हम सुपर मून कहते हैं। फिर हम इसे अब ब्लड मून के बारे में कहते हैं। ब्लड मून कब होता है, देखिए ब्लड मून के बारे में देख लेते हैं। देखिए ब्लड मून वाली जो भी घटना होती है वो पेरिजी स्थिति में होती है, यानी कि जब चंद्रमा होता है पृथ्वी की सबसे नज़दीक स्थिति में होता है और तब ग्रहण पड़ता है तो वहाँ पे हम ब्लड मून देखने को मिलता है, क्योंकि जो
प्रकाश की यहाँ पे जो प्रकाश सूर्य से आ रहा होता है वो जब जो एक मेन शैडो जोन बनता है, जो प्रकाश इस तरह से निकलता है, तो ये जो सबसे गहरा शैडो जोन बनता है उसे हम अम्बरा कहते हैं। और जो प्रकाश पृथ्वी से टकरा के ऊपर की तरफ निकल जाता है और इधर टकरा के नीचे से निकल जाता है, तो ये जो बीच का जो एक जोन बनता है, जो कम, जहाँ पे शैडो घनी नहीं होती है, वो पेनम्ब्रा कहलाता है। तो जब मून जब पेरिजी स्थिति में होता है और इसी अम्बरा में आ जाता है, अम्बरा की स्थिति में यहाँ पे इस तरह से ये मून यहाँ बीच में आ जाता है, तो जो सूर्य का प्रकाश यहाँ से पृथ्वी पर पड़ता है और फिर ये रिफ्लेक्ट करके ये लाल रंग का, ये मून पर लाल लाल रंग दिखाई पड़ता है। ये प्रकाश जब रिफ्लेक्ट होते आता है तो ऐसा लगता है कि मून जो हमारा है वो लाल रंग में चमक रहा है, क्योंकि उस समय मून जो हमारा सबसे नज़दीक होता है, इसलिए ये लाल कलर का दिखाई पड़ता है, जिसे हम ब्लड मून कहते हैं। ये सिर्फ पेरिजी स्थिति में ही होता है। तो दोस्तों आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। आगे इसी प्रकार हम इस सीरीज़ को आगे बढ़ाते रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करें और हमारे चैनल इनिशियल लर्निंग को सब्सक्राइब करें। और हमसे जुड़े रहने के लिए, लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन करें। धन्यवाद।